हेलो दोस्तों, स्टडी कीड़ा में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आज आपको हम दक्षिणी भारत के पठार के बारे में बताएंगे। देखिए, जो दक्षिणी भारत का जो पठार है वो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि प्रायद्वीप एशिया में स्थित है। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। इसका कोई भी भाग समुद्र में डूबा हुआ नहीं है। ये गोंडवाना भूमि का भाग है। तीन ओर से ये सागर यानी पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो दक्षिणी जो भारत है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। ये विवर्तनिक दृष्टि से शांत होने के कारण यहाँ पर भूकंप नहीं आते। लेकिन कोयना और लातूर जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं, वहाँ पर भूकंप आने पर इस पर क्या पड़ गया है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। देखिए, जो भारत का जो पठार है, भारत का जो दक्षिणी भारत का पठार है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर में ये मध्यवर्ती मैदान से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। पश्चिम में गुजरात से लेकर और पूर्व में छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ तक 1400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 1400 किलोमीटर तक। इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है। ये इसके उत्तर में अरावली है, कैमूर है, राजमहल है, शिलोंग की पहाड़ियाँ हैं। ये इसके उत्तर में स्थित है। इसके पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वतमाला है, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जो लगातार न होकर के बीच बीच में टूटा हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यह भी एक अवशिष्ट पर्वत है, जो विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। इसकी जो लंबाई है 692 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में 550 है। जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। उदयपुर के पास इसे जरगा एवं अलवर के पास इसे हर्षनाग तथा दिल्ली के पास इसे दिल्ली की पहाड़ी या रायसीना पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो दिल्ली की पहाड़ी है, वहीं पर ही हमारी जो संसद है वो दिल्ली की पहाड़ी पर ही स्थित है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी औसत जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। अन्य जो चोटियां हैं, शेर है, जरगा है, ये है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो भी माउंट आबू में ही स्थित है, यानी कहाँ पर है ये? अरावली पर्वत के ऊपर। अब बात करते हैं नंबर 2, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। इसको दोस्तों सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आपको मैंने पहले बताया, जब हिमालय बताया था उस टाइम पे, कि जो महान हिमालय उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब पश्चिमी घाट पर्वतमाला की बात करें तो ये पर्वतमाला जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो पहली सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। इस पर्वतमाला की जो लंबाई है, औसत लंबाई है 1500 किलोमीटर है। ये ताप्ती नदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी भाग इसका सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इन दोनों सह्याद्री को अलग करने वाली जो रेखा है वो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि गोवा से गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह जो है लावा से बनी हुई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का जो निर्माण है वो आर्किन चट्टानों से हुआ है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कलसुबाई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी सालेहर है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कुद्रेमुख है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 है। इसका दूसरा जो शिखर है सबसे ऊंचा वो है पुष्पगिरी, किसका? दक्षिणी सह्याद्री का। नीलगिरी जो पहाड़ी है एक गांठ के रूप में है, जहाँ पर पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला आकर के आपस में मिलती है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है दोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। ये दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा? दोदा बेटा। जबकि दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? वो अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है। अन्नामलाई जो श्रेणी है नीलगिरी के दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु में फैली हुई है। इसके जस्ट दक्षिण के अंदर एक दूसरी पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डमम पहाड़ी, जिसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये अन्नामलाई के दक्षिण में है। इसके दक्षिण में ही नागरकोइल की पहाड़ी अवस्थित है। जो नागरकोइल की जो पहाड़ी है ये
भारतीय भूमि की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। यानी क्वेश्चन आपके पास ही आता है कि भारत की सबसे दक्षिण में अवस्थित पहाड़ी कौन सी है, तो कौन सी हो, नागरकोइल है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक पहाड़ी फैली हुई है जिसकी दिशा उत्तर पूर्व है, जिसका नाम है पालनी की पहाड़ी। जो इस प्रकार हैं सभी पहाड़ियाँ। ये कलसुबाई है उत्तरी सह्याद्री में, ये कुद्रेमुख है दक्षिणी सह्याद्री में, ये नीलगिरी की पहाड़ी जहाँ आपस में मिलती हैं, यानी कि पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला यहाँ नीलगिरी में आकर के मिलती है। इसके नीचे ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है जिसके ऊपर अन्नाईमुदी चोटी है जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिणी भारत की, दोदा बेटा है जो कि नीलगिरी के ऊपर है। नागरकोइल जो पहाड़ी यहाँ पर है जो ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। ये जो पालने की पहाड़ी है जो अन्नामलाई से ऐसे फैली हुई है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, अन्नाईमुदी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और दक्षिणी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी वेमदिस्ता है। तो वेमदिस्ता कौन सी श्रेणी के ऊपर है, ये वाली श्रेणी, यानी कि दक्षिणी भारत में स्थित है ये। ओके, पालनी की पहाड़ी के ऊपर। अब बात करते हैं कोडाई कनाल। ये जो कोडाई कनाल जो एक टूरिज्म पॉइंट है, यानी कि प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, जो कहाँ पर है, पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। जबकि ऊटी, जिसका दूसरा नाम होता है उटक मंडलम, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही एक नदी है शरावती नदी, जिस पर जरसपा या महात्मा गांधी जलप्रपात बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, महात्मा गांधी या जरसप्पा, जो कहाँ पर है, शरावती नदी पर है। शरावती जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत की। इसका विस्तार उड़ीसा से लेके और तमिलनाडु तक है। ये प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है जो एक अवशिष्ट रूप से भी है। पश्चिमी घाट की तुलना में इसका अपर्दन अधिक हुआ है, अर्थात ये तुलना में कम ऊंचा है। तो ज़्यादा ऊंचा कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, और ये कम ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कम है। इसकी लगभग जो लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1680 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो है महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है, 1501 मीटर है। अब बात करते हैं अगला नंबर 4, सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिए जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। इनसे मिलकर के जो पर्वत श्रेणी होती है उसको बोलते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तरी किनारे पर नर्मदा तथा दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी की घाटी है। यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो स्थित पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, नर्मदा पर्वत श्रेणी। ये उत्तर में नर्मदा है, दक्षिण में ताप्ती नदी है। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये तीनों श्रेणियाँ मिलकर इनको बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी। इसका विस्तार एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में है। महादेव पहाड़ी पर जो धूपगढ़ स्थित चोटी है, ये महादेव पहाड़ी है, इसके ऊपर जो धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यानी कि महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ जो शिखर है, धूपगढ़ जो चोटी है, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा है, धूपगढ़। ये मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से नर्मदा, सोन नदी निकलती है। और धूपगढ़ के पास एमपी का जो प्रसिद्ध टूरिज्म पॉइंट यानी कि स्वास्थ्यवर्धक स्थान है वो कौन सा है, पंचमढ़ी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 750 मीटर है। उसके बाद आते हैं नंबर 5, विंध्यन पर्वतमाला। इस पर्वतमाला में विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमांत पर मालवा के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में अवस्थित हैं। ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की यहाँ पर प्रधानता है। यह ब्लॉक पर्वत तथा अपशिष्ट पर्वत का अच्छा उदाहरण है। एक ब्लॉक पर्वत भी है और अवशिष्ट पर्वत भी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 712 मीटर है। यह उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में जल विभाजक का कार्य भी करता है। कुछ भूगोलवेताओं के अनुसार जो विंध्याचल पर्वत है वो नर्मदा की दरार घाटी की एक खड़ी ढाल है, ठीक उसी तरह जैसे कैमूर पहाड़ी सोन नदी की खड़ी ढाल है। प्रायद्वीपीय भारत की ढाल पूर्व अथवा थोड़ा दक्षिण पूर्व में है। यही कारण है कि कृष्णा, गोदावरी,
जो नदियां हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि इसका जो ढाल कहाँ है? पूर्व में, अर्थात थोड़ा दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो कि ये पहाड़ियाँ इस प्रकार से व्यवस्थित रूप की गई है। ये मैकाल पहाड़ी है, यहाँ से सोन नदी निकल गई। ये नर्मदा नदी है, इसके साइड में पारसनाथ की पहाड़ी है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। देखिए प्रायद्वीपीय पठार है उसको मुख्य रूप से हम 5 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से में? दक्कन का पठार, पूर्वी भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, काठियावाड़ का पठार और दक्षिणी भारत का पठार। ओके, सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण का, ये जो दक्कन का पठार है इसकी बात करते हैं। ये दो जो दक्कन का पठार है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी पूर्वी कर्नाटक में विस्तृत है। यह जो पठार है बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, जो विश्व में सभी जो लावा के पठार हैं उसमें से सबसे बड़ा है। इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवस्थिति और संरचना के आधार पर इसके अन्य भागों में बांटते हैं। जैसे दक्कन का पठार, इसको एक महाराष्ट्र में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश में उसको आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश के पठार को भी क्षेत्रीय आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं, तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पठार की। ये लावा से निर्मित पठार है और दक्कन पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। ये खनिजों के मामले में बहुत गरीब है, यानी कि यहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, रेयर केस में। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के पठार की। इसके भी 2 भाग हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है वो आंध्र प्रदेश का, वो तेलंगाना के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना का पठार। जबकि इसका जो पूर्वी भाग है वो रॉयल सीमा के पठार के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना का जो पठार है वो लावा से निर्मित है, जबकि रॉयल सीमा का पठार यानी कि इसका पूर्वी भाग किससे? आर्किन चट्टानों से निर्मित है। गोदावरी जो नदी है तेलंगाना पठार को 2 भागों में बांटती है, जिसके उत्तरी भाग पहाड़ी और वनों से आच्छादित है, यानी पहाड़ और वन है, और इसका दक्षिणी जो भाग वो कैसा है? मैदानी है। पूर्वी भारत के पठार, इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बघेलखंड का पठार, ये वर्तमान एमपी राज्य में अवस्थित है। इसके पश्चिम में रीवा सतना का पठार है। यूपी का जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र भी इसी में शामिल है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 1200 मीटर है। इसके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है तथा दक्षिण पूर्व में सोन नदी की भ्रंश घाटी है। अपर्दन के कारण यहाँ पर बहुत अधिक बीहड़ यानी कि उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है। अब आते हैं दक्कन के पठार को। इसको बस्तर का पठार भी कहते हैं, दक्कन के पठार को। इसकी जो औसत ऊंचाई है 500 से 700 मीटर है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक है। खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न पठार है, यानी जो दंडकारण्य का जो पठार है इसको बस्तर का पठार कहते हैं, और खनिजों की दृष्टि से क्या है? संपन्न है। यहाँ पर बहुत अधिक खनिज संपदा पाई जाती है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। यह दंडकारण्य के पठार के जस्ट उत्तर में अवस्थित है। अनाच्छादन के कारण यह वर्तमान में एक उर्मिल मैदान हो गया है। कोरबा जो खनन क्षेत्र है, कोयला की जो खान है, वो इसी के क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ में। यह बेसिन उर्वरक और कृषि योग्य भूमि है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। यानी कि जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है इसमें चावल अधिक उत्पादन किया जाता है, उर्वर भूमि पाई जाती है। अब बात करें छोटा नागपुर के पठार की। इसे भारत एवं झारखंड का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश किसे कहते हैं? जहाँ पर कोयला और लोहा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवस्थित है ये, तथा बघेलखंड के पूर्व में स्थित है। भारत का सबसे ज़्यादा लोहा और कोयला इसी क्षेत्र में उत्पादन होता है, यानी कि इसी पठार पर उत्पादित होता है। मेघालय का जो पठार है उसको शिलांग का पठार भी कहते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा इसी मेघालय के पठार पर होती है। इस पर गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ होती है। इसकी आकृति के कारण, यानी कि इसकी आकृति जो होती है तीनों पहाड़ी कीपाकार नुमा होती है, जिसके कारण यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत के पठार में सबसे पहले मेवाड़ का पठार है। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। इसकी जो ढाल है पूर्वी की ओर है। यहाँ पर चूना पत्थर और बालू पत्थर की प्रधानता है। मध्य पठार अरावली पर्वत के जस्ट दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो चंबल नदी है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर बीहड़ उत्खात भूमि है, यानी कि जो चंबल नदी है ये बीहड़ों का निर्माण करती है। बुंदेलखंड का पठार ये यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। ये प्राचीनतम जो बुंदेलनिस होती है, चट्टान होती है, उससे निर्मित है। यहाँ पर सोपानी वेदिकाएं मिलती है।
ये चंबल नदी के जस्ट दक्षिण में स्थित है। ओके, तो दोस्तों अगला है आपका मालवा का पठार। इसके पश्चिम में अरावली, पूर्व में बुंदेलखंड तथा दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। फिर आते हैं रीवा सतना का पठार। ये एमपी में स्थित है। यहाँ पर चूना पत्थर अधिक पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या मिलते हैं, सीमेंट उद्योग अधिक विकसित हुए हैं। फिर आते हैं हम काठियावाड़ पठार की तरफ। ये जो काठियावाड़ जो पठार है ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी उसमें जो काठियावाड़ प्रदेश है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बेसाल्टिक लावा के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं तथा काली मिट्टी की प्रधानता है, इसलिए गुजरात में कपास अधिक उत्पादित की जाती है। अब आते हैं दक्षिणी भारत का पठार। दक्षिणी भारत के पठार हैं ये आंध्र प्रदेश पठार के दक्षिण में स्थित है। इसके निम्न भाग हैं जैसे बेंगलुरु या कर्नाटक का पठार। कुछ भूगोलवेत्ता इसे दक्कन के पठार का ही भाग मानते हैं। ये कर्नाटक के दक्षिण में स्थित है। कोयम्बटूर का पठार, ये पठार उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु तथा नीलगिरी जो पर्वत है उसके दक्षिण में स्थित है। यहाँ की जो जलवायु है बहुत मनोरम होती है। मदुरै का पठार, ये दक्षिण मध्यवर्ती तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के लोहेस्क एवं लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ये जो पठार है वो कुछ इस प्रकार से हैं जिनको हमने डायग्राम में दर्शाया गया है। तो ये मालवा का पठार है, यहाँ पर मेवाड़ है, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार, इसके जस्ट पूर्व में बघेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार जिसको रूर प्रदेश कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ का पठार, ये है दंडकारण्य का पठार, रोयल सीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, ये दोनों आंध्र प्रदेश के पठार के हिस्से हैं। ये दक्कन का पठार है, ये आपका शिलोंग का पठार है जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, ये कर्नाटक का पठार है और ये मैसूर का पठार है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। अगले चैप्टर में हम आगे का चैप्टर बताएंगे, आगे के मैटर्स बताएंगे। ओके, थैंक यू।